48 फेवर में थे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन 50 ट्रंप के खिलाफ थे। उसको थपेड़े थपेड़े पड़ते चले जा रहे हैं, यानी कि धक्के धक्के। अक्टूबर 7 जो इजराइल के ऊपर हमास का टेररिस्ट अटैक, उसके बाद ये जो फंड्स साउथ कोरिया से कतर आए थे, ये कतर में फ्रीज हो गए। नेतन्याहू का धक्का है क्या आखिर? नेतन्याहू ने ऐसा किया क्या है कि सब लोगों ने सर पकड़ लिया कि यार ये नेतन्याहू ने क्या कर दिया? ये सैटेलाइट इमेजेस ये दिखाती हैं कि ईरान ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आप ये मत समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को झटका सिर्फ ईरान ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप को झटका बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप को झटका यूएस की पॉलिटिक्स ने भी दिया है। उसको इतने झटके पड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं नॉर्थ जाऊं कि साउथ। आज मेरे पास दोस्तों आपके लिए 4 कहानियां हैं और चारों कहानियां अलग अलग हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो जुड़ती हैं, लेकिन उनका जो टॉपिक है, जो उनकी हेडलाइन है, वो बिल्कुल अलग है। चलिए आज मैं आपको 4 अलग अलग कहानियां सुनाता हूं। ये देखिए साहब, रिब्यूकिंग ट्रंप, सुना दिया ट्रंप को, बढ़िया वाला। यूएस सेनेट जॉइंस हाउस इन वोटिंग टू हॉल्ट ईरान वॉर, रिब्यूकिंग ट्रंप। यूएस सेनेट हैमर्स ट्रंप 50-48। स्लिम मेजॉरिटी है दोस्तों, स्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन है। 48 फेवर में थे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन 50 ट्रंप के खिलाफ थे। और इसमें सिर्फ यह बात नहीं है कि 48 उसके साथ थे और 50 उसके खिलाफ थे, सिर्फ 2 का मार्जिन है। दैट इज नॉट द पॉइंट। कायदे से ट्रंप को यह जीत जाना चाहिए था, और यह ट्रंप का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आप बोलेंगे साहब ट्रंप को जीत जाना चाहिए था, इसका क्या मतलब? चलिए आगे चलिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। The House of Representatives already passed the resolution earlier this month. There is a growing concern in Congress, including some representatives, about the Iran war. The first time since 73 War Powers Act, both chambers of Congress have passed a resolution directing a president to remove US forces from hostilities. पहली बार ऐसा हुआ है कि both chambers of Congress ने बोला है कि नहीं, ये गलत है, आप अपनी फौजें वहां से हटाइए। अब ये देखिए साहब, ये जो स्टोरी है ना, ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया, असली स्टोरी ये है। दिस इज द रियल स्टोरी। डिस्पाइट अ मेजॉरिटी, रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, लेकिन सम रिपब्लिकन्स ब्रोक रैंक्स एंड वोटेड अगेंस्ट ट्रंप। कुछ ऐसे रिपब्लिकन्स थे जिन्होंने बोला कि नहीं यार, ये लड़ाई बिल्कुल नाजायज है। और क्यों नाजायज है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जीता ही इसलिए, उसने बोला कि ओबामा बेकार है, बिल क्लिंटन बेकार है, जो बाइडेन बिल्कुल बेकार है, ये सारे के सारे जो राष्ट्रपति हैं, ये सब के सब मेरे से पहले जो आए थे सब बेकार है, मैं ही अच्छा हूं। अमेरिका क्यों ऐसे करता है कि 7 समुंदर पार जाके लड़ाइयां लड़ता है? हमारा क्या लेना देना दुनिया की लड़ाई? यार अपना घर ठीक करो। अच्छा, लोगों को लगा यार देखो कितना मैच्योर आदमी है ये। कम यूएस प्रेसिडेंट्स ने डायलॉगबाजी की थी। जब डोनाल्ड ट्रंप आए सामने, उन्होंने बोला कि अमेरिका शुड नॉट बिकम द वर्ल्ड्स पुलिसमैन। दुनिया में जो हो रहा है वो दुनिया समझे, हमें अपना घर ठीक करना है। हमारा घर बिगड़ा हुआ है, दूसरों की लड़ाइयों में हम जाके पड़ रहे हैं। आए तो लोगों ने बोला यार बहुत सही बंदा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह सपना बेचा अमेरिकन को कि मैं विदेश में जाके लड़ाइयों में नहीं पड़ूंगा। और जैसे ही भाई साहब बने राष्ट्रपति, उन्होंने सबसे पहला काम यह करा कि प्लानिंग करी, और इस साल की 28 तारीख को इन्होंने गो कर दिया। ठीक है, तो यहां पे रिपब्लिकन, जो पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की है, उसकी पार्टी वालों ने क्रॉस वोटिंग करी, जिसको भारत में क्रॉस वोटिंग कहते हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, यानी कि रिपब्लिकन्स को बोलना चाहिए था कि हम ट्रंप के साथ खड़े हैं, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। उन्होंने बोला नहीं यार, हम नहीं खड़े इसके साथ, भागो यहां से। दोस्तों, इसीलिए जो मिड टर्म इलेक्शंस है ना नवंबर में यूएस में, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। अभी तो चलो खैर रिपब्लिकन्स ने सपोर्ट कर लिया। अगर इन सीट्स में मिड टर्म नवंबर में अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है, तो दोस्तों इसको हर हफ्ते रगड़ेंगे लोग, हर हफ्ते इंपीचमेंट के पीछे पड़ जाएंगे कि इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। फिर इसके पास मेजॉरिटी नहीं रह जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इतना डेस्परेट है। अब आपको बात समझ में आ गई? पीस डील करो, कोई बात नहीं, सब कुछ दे दो ईरान को मत टोको। अरे नेतन्याहू अपना मुंह बंद करो यार, तुम्हारी वजह से मेरा गेम खराब हो रहा है, तुम भी निकलो लेबनान से। आज तक तो नहीं बोला लेबनान से निकलो,
अब क्यों बोल रहा है? क्योंकि ईरान ने इसको पहली शर्त बना दिया। ईरान ने बोला कि भाईजान बेंजामिन नेतन्याहू को बोलो, बेंजामिन नेतन्याहू को बोलो कि अब नहीं, लड़ाई बंद करेगा। यहां पे आपने एक बात देखी, बड़ी अजीब सी बात, ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का हाथ छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि उसको अपना टेम्पररी छोटा सा फायदा दिखाई दिया। उसने इतने साल के रिश्ते गर्क कर दिए। लेकिन नेतन्याहू भी दोस्तों कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने क्या किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हो गया, रॉयटर्स पोल रिवील्ड ओनली 25% ऑफ अमेरिकन्स अप्रूव ऑफ दिस वॉर। रॉयटर्स का पोल हुआ, एक सर्वे हुआ, जिसमें सिर्फ 4 में से सिर्फ 1 अमेरिकन ने बोला कि यार ठीक है, आई एम विद डोनाल्ड ट्रंप। 3 ने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल फर्जीवाड़े की लड़ाई है, हमें इसमें से कोई लेना देना नहीं है। द सेम पोल शोज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स बिलीव दैट द ट्रूस विल नॉट लास्ट। मेजॉरिटी यानी कि मोर देन 50% अमेरिकन्स ये मानते हैं कि ये जो समझौता भी हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, ये लास्ट नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। ये तो मैं भी मानता हूं दोस्तों। यहां पे देखिए व्हाट हैपेंड। अब हुआ क्या, ये जो हम वोटिंग की बात करते हैं ना, ये 50-48, ये 50-48 का क्या गेम है, ये समझने वाली बात है। यूएस सेनेट जो है वोटेड टू ब्लॉक फर्दर मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान दैट हैज नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय कांग्रेस। किसी पे युद्ध करना, मैं आपको बता रहा हूं ना, डोनाल्ड ट्रंप पतंग उड़ाता है। पहले इसको यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लताड़ा था, कुछ समय पहले यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था और यह बोला था कि भाई जो आपने सबके ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, ये आपको अधिकार दिया किसने? इसने बोला मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का। क्या भाई साहब आप राष्ट्रपति हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये कि आप मन चाहे किसी पर भी टैरिफ लगाएं और बोलें कि आज लिबरेशन डे है, इस कंट्री पे इतना, इस कंट्री पे इतना इतना, मेरी मर्जी। यू कांट डू दैट, आप नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला गैर कानूनी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन कोर्ट ने तो पैसा वापस करने के कुछ बोला ही नहीं कि पैसा वापस करो। फिर दूसरी कोर्ट ने बोला कि ये जो तुमने करीब $150 अरब इनसे कमाए हैं, वापस करो लोगों को। अब डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा झटका मिला। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पुराना एक एक्ट निकाला, बोला कि नहीं, अगर ऐसा है कि यूएस को खतरा है और नेशनल सिक्योरिटी कुछ कुछ, तो मैं फिर टैरिफ लगा सकता हूं। फिर उसने कोशिश करी, वो मामला फिर कोर्ट में चला गया। यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार कुर्सी पे विराजमान हुआ है 20 जनवरी 2025 से, उसको थपेड़े थपेड़े पड़ते चले जा रहे हैं, यानी कि धक्के धक्के उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट है जो उसकी बेइज्जती हुई है। यहां पे यूएस सेनेटर ने बोला है कि क्या कांग्रेस ने ऑथराइज किया था? आप क्यों चढ़ दौड़े भाई साहब, आपको किसने बोला था? एक प्रोसीजर है इसका। दूसरी चीज, द रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस अंडर द वॉर पावर्स एक्ट डायरेक्ट्स प्रेसिडेंट ट्रंप टू एंड यूएस इन्वॉल्वमेंट इन हॉस्टिलिटीज विद ईरान। इनको डायरेक्ट किया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को आदेश दिया है कि ईरान के साथ जो भी लड़ाई है उसको फट से तुम खत्म करो। तीसरी चीज, द वोट कम्स आफ्टर द हाउस पास्ड अ सिमिलर मेजर ऑन जून 12, 2026। तो जो हाउस में हुआ, राइट, ये तो सेनेट में हुआ, लेकिन जो हाउस में हुआ था वहां पे भी एक सेम मेजर पास किया था 12 जून 2026 को, वो भी डोनाल्ड ट्रंप हार गया। While not legally binding, the resolution sends a strong political message and reflects growing opposition to the administration's action in Iran. अब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर। वो ट्रंप फिर कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है देश के ऊपर खतरा है और मैं प्रेसिडेंट हूं, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से, देखिए ना, बात ये होती है, जो भी पॉलिटिशियन वोट करता है, पॉलिटिशियन क्यों काम करता है? क्योंकि उसको अगली बार फिर चुनाव में खड़ा होना है। सिंपल सी बात है, ही हैज टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। अगर उसको चुनाव में खड़ा होना है अगली बार, किसी भी कैंडिडेट को, या जो आज की तारीख में कुर्सी पे बैठा है, वो सेनेटर है या कुछ XYZ है, कांग्रेसमैन है, अगर उसको दोबारा चुन के आना है और लोगों से उसको वोट चाहिए, तो उसको यह पता होना चाहिए कि लोग कह क्या रहे हैं, और लोग क्या कह रहे हैं उसी के मुताबिक ये लोग वोट करते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई है पूरी फर्जीवाड़े की है। अब फर्जीवाड़े की है तो लोगों ने वैसे वोट दे दिया, तो ये 50 टू द रेशियो 48 ये चीज आ गई भाई। ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है। अब ये क्यों मैटर करता है? जब आप ये कह रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग, फिर ये मैटर क्यों करता है? इट्स अनकॉमन फॉर बोथ चेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू चैलेंज अ प्रेसिडेंट्स डिसीजन ऑन मिलिट्री एक्शन। ऐसा कभी हुआ नहीं है दोस्तों, या बहुत कम हुआ है, 250 साल के इतिहास में बहुत कम हुआ है कि जब बोथ चेंबर्स ऑफ कांग्रेस, राइट, उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने बोला कि यार वी डिसएग्री विथ यू। मेजॉरिटी वोट ट्रंप के खिलाफ गया है बोथ चेंबर्स में। बायपार्टिसन सपोर्ट लॉमेकर्स फ्रॉम बोथ पार्टीज एक्सप्रेस कंसर्न, यानी कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन पार्टी का खुद डोनाल्ड ट्रंप है, उनका बॉस है,
और डेमोक्रेट्स जो कि ऑपोजिशन पार्टी है, दोनों ने मिलके, कई लोगों ने मिलके, रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप के लॉयल हैं वो तक डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज द न्यूज, पीपल लॉयल टू डोनाल्ड ट्रंप आर सेइंग कि ये तो गड़बड़ कर दिया तुमने, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज में। वॉर पावर्स एक्ट, द रेजोल्यूशन असर्ट्स कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ओवर वॉर एंड एम्स टू रेन इन एग्जीक्यूटिव पावर। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि एक इंसान का पावर, जो राष्ट्रपति है देश का, डोनाल्ड ट्रंप, उसका वर्चस्व है। ऐसा तो अमेरिकन लॉ नहीं कहता है कि अगर आप राष्ट्रपति हैं, जब मन चाहे आपने किसी को उठा लिया, जब मन चाहे किसी को मार दिया, जब मन चाहे किसी पे सैंक्शन लगा दिया, जब मन चाहे किसी पे टैरिफ, यानी कि आप तो निरंकुश हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक है ही नहीं, आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, जब मन चाह किसी के ऊपर अटैक कर दिया। इसीलिए यूएस का जो संविधान है उसके अंदर एक प्रावधान यह है कि साहब इट मस्ट पास थ्रू द कांग्रेस, इट हैज टू अप्रूव वॉर, इट हैज टू अप्रूव टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप ने चूरन खिलाया सबको, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, अब इसको थपेड़े पड़ रहे हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट, द वोट सिग्नल डिसकंटेंट विथ प्रेसिडेंट ट्रंप्स हैंडलिंग ऑफ द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक डिसकंटेंट है, यहां पे सेनेट के वोट दिखाए हैं, यहां पे हाउस के वोट दिखाए हैं। दोस्तों आप ये देख लीजिए कि साहब ये जून 12 को हुआ था, ये जून 12 को, तो द हाउस पास द रेजोल्यूशन इन अ बायपार्टिसन वोट अर्लियर दिस मंथ। यहां पे आप देख सकते हैं 224 ने यस बोला, 194 ने नो बोला, 3 ने नोटा प्रेस कर दिया, नन ऑफ द, हम वोट ही नहीं कर रहे, नोटा नहीं मतलब दे सेड कि वी आर नॉट वोटिंग। यहां पे 53 ने यस बोला सेनेट में, 47 ने नो बोला और 0 नॉट वोटिंग। तो यहां पे सपोर्ट केम फ्रॉम अ मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेट्स एंड अ नंबर ऑफ रिपब्लिकन्स। तो यहां पे ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है अब वो कमजोर हो रहा है दोस्तों, धीरे 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 वो कमजोर हो रहा है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान पे कॉम्प्रोमाइज किया, इसीलिए उसने बोला कि नहीं यार खमेनेई से मैं हाथ मिलाना चाहता हूं, चलो जेनेवा चलते हैं, चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, चलो कोई डील साइन करते हैं। इसीलिए आसिम मुनीर को बीच में लेकर आया कि तुम यार, तुम्हारे तो अच्छे रिश्ते हैं, है ना, तुम्हारे तो अच्छे रिश्ते हैं, तुम जाके कुछ करो फिर। तो ये सारा का सारा ड्रामा वहां पे इस तरीके से चल रहा था, अपनी कुर्सी बचाने का एक गेम प्लान डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये तो हो गई आज की दोस्तों पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी दोस्तों ये है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा रखे हैं, ईरान के फंड्स जो फ्रीज कर रखे हैं, ईरान के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, वो किस किस देश में पड़े हैं, वो कितने पड़े हैं, एक एक देश में कितने पड़े हैं, ये दूसरी बात है। और जब ये डॉलर छूटेंगे तो ईरान को कितने का फायदा होगा, ये कौन कौन से देश हैं जहां पे ईरान ने अपने पैसे रख रखे थे, फिर उसके बाद फ्रीज हो गए, लेकिन ये कौन कौन से देश हैं, चलिए ये देखते हैं। ईरान हैज बिलियंस ऑफ फ्रोजन एसेट्स इन इंडिया, चाइना, इराक, बट वाई रिमूविंग सैंक्शंस इजंट इजी। यानी कि अमेरिका ने बोल तो दिया है कि हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट यह है कि यार ये इतना आसान नहीं है। जैसे लगाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से सैंक्शंस हटाने का भी एक पूरा प्रोसेस है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला कि साइन, चलो आज से सैंक्शन हट गए, ऐसा नहीं है। इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और वो फुलफिल करना इतना आसान, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं इतना आसान नहीं होता है। अब ये देख लीजिए साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 अरब डॉलर हैं इनके कोर्ट फ्रोजन एसेट्स एंड क्लेम्स, तो कोर्ट ने फ्रीज कर रखा है। लग्जमबर्ग में 1.6 अरब डॉलर हैं, ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इराक में 6 अरब डॉलर के एसेट्स हैं। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स यहां पे रुकी हुई हैं 6 अरब डॉलर की। कतर में 6 अरब डॉलर हैं। फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम साउथ कोरिया ऑयल एंड कॉन्डेंसेट एक्सपोर्ट्स। अब ये साउथ कोरिया का चैप्टर मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली साउथ कोरिया के पास पड़े हुए थे 6 अरब डॉलर, ठीक है दोस्तों। और अमेरिका ने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम कतर को दे दो, कतर ईरान को दे देगा। सारी डील सेट हो गई, ईरान को मिल जाते 6 अरब डॉलर। लेकिन बीच में हुआ क्या, October 7 जो इजराइल के ऊपर हमास का टेररिस्ट अटैक, उसके बाद ये जो फंड्स साउथ कोरिया से कतर आए थे, ये कतर में फ्रीज हो गए। अब इनको हटाने की बात चल रही है। फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम साउथ कोरिया ये कतर को मिलेंगे। भारत दोस्तों, पहले जो भारत ने तेल लिया था ईरान से, तो ऑयल की रेवेन्यूज भारत के पास पड़ी हैं। भारत को जिस दिन इनका खुल जाएगा ये पूरा का पूरा मैटर ना, कि अब आप स्विफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं और यू नो दैट मेथड ऑफ इंटरनेशनली ट्रांसफरिंग मनी, अब भारत चाहे भी तो ईरान को पैसा नहीं दे सकता, बिकॉज सारे बैंकिंग चैनल बंद हैं, ईरान आइसोलेटेड है। जब ये खुलेगा और वर्ल्ड बोलेगा यस गो हेड, ये चैनल काम कर रहे हैं, सैंक्शंस हट गए, फट से इंडिया भी 7 अरब डॉलर ईरान को दे देगा। चाइना के अंदर
20 अरब डॉलर पड़े हैं, ये ऑयल रेवेन्यूज हैं। आपको पता है कि 90% ऑयल, 90% तेल ईरान का चाइना खरीदता है। 20 अरब डॉलर चाइना के पास है और जापान के पास 1.5 अरब डॉलर हैं। अब आप बोलेंगे साहब इतने अरब डॉलर हैं, इसका मतलब ईरान की लॉटरी खुल गई। दोस्तों होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, ये लॉटरी इतनी आसान नहीं है। देखिए, ईरान टू गेन एक्सेस टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सैंक्शंस रिप्रीव हो जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे, ये बात तय है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज इश्यूड टेम्पररी जनरल लाइसेंस टू ईरान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वैलिड टिल 21 अगस्त। अब क्या है कि 21 अगस्त तक, ठीक है ना, अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त, यानी कि 60 दिन, वही 60 दिन की बात है, हम 60 दिन की बात कर रहे हैं, 60 दिन के अंदर सबको सेट हो जाएगा। 21 अगस्त तक यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक टेम्पररी जनरल लाइसेंस दिया है ईरान को कि आप तेल निकालो, तेल बेचो, राइट? अच्छा, लाइसेंस में सिर्फ तेल निकालो, तेल बेचो नहीं है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, सिर्फ ये नहीं है, इसमें बैंकिंग शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, इंश्योरेंस शामिल है और रिलेटेड एक्टिविटी शामिल है। क्योंकि जब आप तेल बेचेंगे तो उसमें 10 चीजें होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता आपने बोला ईरान को तेल बेचो, तेल बेचो, ईरान खुश हो गया, पर पता लगा कि जिन टैंकर्स में ऑयल ले जाना है, जिन शिप्स में ऑयल ले जाना है, उनके ऊपर सैंक्शन है, फिर नहीं ले जा पाएगा। तो पूरा इकोसिस्टम, तेल को निकालने का, डालने का, बेचने का, बाहर एक्सपोर्ट करने का, इस पूरे इकोसिस्टम को यूएस ने 60 डेज का रिप्रीव दे दिया है और उसके बीच में इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। More than 1,000 ships, entities and individuals in Iran have been sanctioned. Removing sanctions is a long and cumbersome affair. 1000 से ज्यादा ships, entities यानी कि कंपनीज, जहाज, कंपनियां, लोग, इन तीनों के ऊपर more than 1,000 entities, people, ships, इनके ऊपर sanctions लगे हुए हैं। अब ये सैंक्शंस हटाए जाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो यूएस का ये मानना है कि 60 दिन के अंदर यूएस हटा देगा और तब तक इनको एक टेम्पररी जनरल लाइसेंस, ये देखिए साहब, टेम्पररी जनरल लाइसेंस दे दिया इनको कि तुम काम कर लो, ये मान के चलो कि हट गया, 60 दिन के लिए कोई रोका टोकी नहीं है। अब दोस्तों बात यह ना, मैंने बोला ना कि सिर्फ ईरान ने धक्का नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका ने भी धक्का दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू ने दे दिया। अब नेतन्याहू का जो धक्का है, ये चैप्टर 3 है आज का। नेतन्याहू का धक्का है क्या आखिर? नेतन्याहू ने ऐसा किया क्या है कि सब लोगों ने सर पकड़ लिया कि यार ये नेतन्याहू ने क्या कर दिया? देखिए, यह बात सच है दोस्तों कि अमेरिका बहुत मेहरबान रहा है इजराइल के ऊपर, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर साल अमेरिका इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है, पहली चीज, मैं मनी की बात कर रहा हूं। उसके बाद अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार बेचता है इजराइल को, दूसरी चीज। तीसरी चीज, अमेरिका की एक छत्र छाया बनी हुई है इजराइल के ऊपर कि डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका सपोर्ट करता है, ट्रेड में सपोर्ट करता है, हर तरफ से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, खुल के, दिस इज एज पर पॉलिसी, वो करता चला है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, उसके पहले जो बाइडेन भी करता था, जो बाइडेन के पहले जो बैरक ओबामा था वो भी करता था, बिल क्लिंटन, जितने भी थे, all of them have unequivocally supported Israel। अब हुआ क्या है यहां पे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, मेरी गद्दी खतरे में है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर दबाव डालना शुरू करा कि तुम अपनी फोर्सेस लेबनान से पीछे हटाओ, क्योंकि ईरान ने इसको एक पॉइंट बना लिया था। ईरान ने बोला भाई तुम इसको बोलो हटाए, वरना हम नहीं साइन करेंगे, लड़ाई चलती रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, लोग इसको वोट नहीं देंगे। एंड में बात वहीं पे आ गई कि लोग इसको वोट नहीं देंगे, बात वहीं पे आ गई घूम फिर के कि लोग इसको वोट नहीं देंगे। लिहाजा नवंबर में अगर इसको वोट चाहिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, फिर 3-4 महीने मैटर नॉर्मल हो जाए, मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, चीजों के दाम घट जाएं। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि तेल के दाम घटें। अमेरिका ईरान को बोलेगा कि तुम दबा के तेल बेचो, बीच में और देशों को, वेनेजुएला को बोलेगा, इसको बोलेगा, उसको बोलेगा, तो सब कुछ सेट करके डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मेरी लॉटरी खुल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। खुश होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करा कि भाई ऐसा है कि जो तू लेबनान में ठोक रहा है ना बंदों को, ये बंद कर दे। उसको लगा कि नेतन्याहू बोलेगा यस सर, आपका आदेश, सर आंखों पे। नेतन्याहू ने बोला कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा शौक था, क्योंकि मुंह पे डोनाल्ड ट्रंप को मना करना, वो भी उसका दोस्त, उसने साफ मना कर दिया। और नेतन्याहू ने जो मना करा, नेतन्याहू ने बोला कि देखो, इजरायलीज की जिम्मेदारी, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, राइट, एंड आई कैनॉट सी माई पीपल गेटिंग हर्ट। मैं तो नहीं मानता तुम्हारी बात,
डोनाल्ड ट्रंप चमक गया बहुत बुरी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कैसे ये वो, उसको गालियां दी, उसको पागल बोला, मेनियाक बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, सब कुछ बोला उसने वो टस से मस नहीं हुआ। और यहां पे फिर अमेरिका ने धीरे 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 इजराइल की चूड़ियां कसना शुरू की। देखो हम तुम्हें पैसा देते हैं, देखो हम तुम्हें हथियार देते हैं, देखो ऐसा तो देखो फलाना ढिमका। अब इजराइल झुकने वाला नहीं है, ठीक है। पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि अगर तुम मुझे हथियार नहीं दोगे मैं अपने उंगलियों के नाखूनों से लड़ूंगा। इजराइल विल फाइट विथ इट्स फिंगरनेल्स। हाथ खाली होते हैं फिर आदमी ऐसे लड़ता है ना अपने पंजों से। कह रहा है मैं अपने नाखूनों से लड़ूंगा, तुम्हारे हथियार की जरूरत नहीं, मुझे मत बताओ क्या करना है, मुझे मत बताओ क्या करना है। ये बात इसने यहां पे कही है। एज टॉक साइडलाइन इजराइल, नेतन्याहू सेज वी नीड टू फ्री आवरसेल्व्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन यूएस आर्म्स। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू का, बहुत अर्थ शेकिंग स्टेटमेंट है। यूएस का पूरा सिस्टम हिलेगा इससे। कारण यह उसने बोला है कि ठीक है यार, हमारा जो डिपेंडेंस है यूएस के ऊपर कि यूएस हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा, यूएस हमें यह देगा, तो यूएस हमें एयरक्राफ्ट देगा, जितने भी इनके एयर एसेट्स हैं इजराइल के सब अमेरिकन है। आप F-35 ले लो अमेरिकन है, F-15 ले लो अमेरिकन है, F-16 ले लो अमेरिकन है, जो इनके बॉम्बर है वो अमेरिकन है, जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं अब सब कुछ क्योंकि अमेरिकन है, तो इसने बोल दिया कि वी नीड टू फ्री आवरसेल्व्स ऑफ डिपेंडेंस। हम अमेरिका के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। Israel needs to free itself from US dependence. Israel was not a party to the US-Iran MOU and it is not binding. अब ये तो मैंने ऐड करा है। Israel was not a party to the US-Iran MOU. बेसिकली कहने की ये बात है कि आप लोगों ने डील साइन करी, हम तो थे नहीं वहां पे। तो अगर आपने कोई डील साइन करी है, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, वी आर हैप्पी फॉर यू, लेकिन यू कांट साइन अ डील ऑन आवर बिहाफ, क्योंकि आप हमें हथियार देते हैं, हमें पैसा देते हैं। आप इतना प्लीज हमें मत समझिए कि हम आपकी हर चीज पे यस सर बोलेंगे। दोस्तों बार बार मैं कहता हूं, बार बार ये बात मैंने ईरान के लिए भी बोली थी और यही बात मैं इजराइल के लिए भी कह रहा हूं। इजराइल इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है। और ना बेंजामिन नेतन्याहू, कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाएं इसलिए बता रहा हूं। बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट आसिम मुनीर। ही ब्लंटली टोल्ड डोनाल्ड ट्रंप आई एम नॉट डूइंग दिस। ही टोल्ड हिम ऑन हिज फेस, मैं नहीं कर रहा, चाह ऐश कर, नहीं करूंगा। हैड दिस बीन आसिम मुनीर would have taken money and he would have made sure that the entire Pakistani population of 250 million said yes sir to Donald Trump. That is what Asim Munir would have done. But in case of Israel refused. They said, sorry, ये बोल दिया, we need to free ourselves of dependence on US arms. मैं इसके पीछे की भी कहानी बताऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले, लेकिन for your information, this is what it is. Israel's military power, अब ये देखिए सब, 2022 में 23.4 अरब, 27.5, 46.5, 48, 50 बिलियन। इजराइल का डिफेंस एक्सपेंडिचर पहुंच गया दोस्तों 50 बिलियन प्लस। यहां पे की एरियाज ऑफ ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, F-35 अडीर, ये बेसिकली F-35 है, लॉकहीड मार्टिन वाला। इसके अंदर सॉफ्टवेयर इजरायली है, इजराइल ने कुछ इसमें चेंजेस करे हैं, एंड इट इज द ओनली कंट्री दैट हैज बीन अलाउड टू डू दिस। मिसाइल डिफेंस, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3, वर्ल्ड क्लास मल्टीलेयर शील्ड, ड्रोन्स एंड इंटेलिजेंस, naval strength, submarines, corvettes, advanced naval technology, ground forces, modern tanks, armor, precision weapons, networked forces, defense industry, indigenous production, R&D। तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, ये देखिए इजराइल ने एक्सपोर्ट करे हैं बहुत हाईली। इनके जो वेपन्स हैं दोज आर इन हाई डिमांड। डिफेंस स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये देखिए साहब 2020 में 3.4 थी, आज की तारीख में 2026 में 8% है, जीडीपी का 8%। भारत का कितना है? भारत अपनी जीडीपी का 1.9%, अपने टोटल 1.9% भारत खर्च करता है, इजराइल खर्च करता है 8%। तो ये इजराइल की नीचे स्ट्रेंथ्स हैं, लार्ज वेल ट्रेन्ड मिलिट्री एंड रिजर्व्स, कॉन्टिन्यूस इनोवेशन, हेवी इन्वेस्टमेंट इन R&D। ये इजराइल इसके लिए बहुत फेमस है, मोटा पैसा लगाते हैं लोग R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इजराइलीज, टॉप साइंटिस्ट्स, एंड इट कैन ऑलवेज लीन अपॉन द जूइश डायस्पोरा। बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं न्यूक्लियर साइंस के और एवियोनिक्स के और दुनिया भर के जो डिफेंस रिलेटेड फील्ड्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस, मेनी ऑफ देम आर जूइश। पढ़ी लिखी कौम है, बहुत पढ़ती है। जूज हैव
a romance with education. They're always studying. So you can lean upon the Jewish diaspora. Proven in real conflicts, Israel की जो आर्मी है वो बैटल हार्डेंड है, वो कई लड़ाइयां लड़ चुकी है. Strategic alliances, strong ties with key partners while building arms independence and future ready force है. तो ये इजराइल की कुछ खासियत है. तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू ने ट्रंप को दिखा दिया ठेंगा. तो दोस्तों ये तो 3 चैप्टर हैं. एंड दोस्तों ये है चैप्टर 4. अब मैं आपको इतना टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा. आई नो यू विल गेट बोर्ड. आप भी बोलेंगे कि मेजर साहब क्या दुनिया टेक्स्ट पढ़ा रहे हो. बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग. यूएस एंड ईरान ऑफर कंफ्लिक्टिंग अकाउंट्स ऑफ न्यूक्लियर डिस्कशंस. कंफ्लिक्टिंग अकाउंट्स. देखिए इसमें ना 2 अकाउंट हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट अमेरिकन का और एक अकाउंट जो है वो ईरानियंस का है. इसमें 2 अकाउंट्स नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी इसमें 2 अकाउंट्स हैं. और वो अकाउंट्स क्या हैं? एक जो सच है और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप सोचता है. ये 2 अलग अलग अकाउंट्स हैं. इसमें ईरान और यूएस का नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप विल इमेजिन समथिंग एंड देन ही विल ट्राई टू एनफोर्स इट. ये देखिए साहब. President Trump said Iran had agreed to the highest level of inspections hours after an Iranian official said there were no detailed discussions on the nuclear issue. President Trump and Iranian officials sharply disagreed Tuesday about whether Tehran had agreed to open its nuclear sites to UN inspectors, one of the several disputes between the 2 countries that reflected the morass of details still to be resolved. After Vice President J.D. Vance said on Monday that Iran had agreed to let inspectors back into its nuclear sites, Iranian officials said on Tuesday that the country did not make any such commitment. In fact, they said the matter was barely discussed. Ismail Baghai, spokesperson for Iran's foreign ministry, said there was no plan to invite inspectors to nuclear sites that were hit by US and Israeli airstrikes in June 2025. तो दोस्तों ये जो जून 2025 में क्या हुआ था, नतांज, फोर्डो, इस्फहान 3 साइट्स को हिट किया था इन्होंने डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स के साथ. They claim to have taken out 3 sites. अमेरिकन का उस वक्त का क्लेम था. आई डोंट थिंक द अमेरिकन क्लेम इज ट्रू. देखिए मैं तो गया नहीं वहां पे पर्सनली देखने के लिए, पर जितना थोड़ा बहुत मेरा एनालिसिस है, आई डोंट थिंक दैट द अमेरिकन क्लेम इज ट्रू. यस, दे माइट हैव कॉज्ड सेवियर डैमेज, बट टू से दैट वी हैव शट डाउन or we have completely obliterated, like Donald Trump used this word obliterated in his Truth Social post, I don't think that statement is true. Iran's President Masoud Pezeshkian told state media that curbs on his country's missile capabilities would never be a part of future peace agreement. If we did not have our missiles, which are for our self-defense, Israel and America would have plowed through Iran the way they did Gaza. यानी कि अगर हमारे पास हमारी मिसाइल नहीं होती और इजराइल और अमेरिका मिलके हमें गाजा बना देते, ऐसा मसूद पेजेश्कियान का कहना है. और यहां पे इंस्टीट्यूट फॉर साइंस है दोस्तों, इसका ट्वीट आया है कि based upon newly available satellite imagery of Pickaxe Mountain underground complex just south of Natanz nuclear complex, it appears that as early as April 22nd, the 2 eastern tunnel portals have been partially blocked by grey earthen material used to prevent vehicle access to both portals. On April 1st, the portal entrances were clear. अब मैं आपको बताता हूं क्या है मैप के थ्रू. ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो जानना जरूरी है. अब ये दोस्तों ये पिकैक्स माउंटेन ईस्टर्न टनल पोर्टल्स हैं. मटेरियल पार्शियली ब्लॉकिंग यहां पे और यहां पे, ब्लॉकिंग टनल एंट्रेंसेस टू ऑब्स्ट्रक्ट इनग्रेस इग्रेस एक्सेस. इनग्रेस मतलब अंदर जाना, इग्रेस मतलब बाहर आना. तो अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए टनल्स को ब्लॉक कर दिया है. ये तकरीबन इस्फहान से 1.5 किलोमीटर दूर है. इस्फहान वही जिसको जून 2025 में बॉम्ब किया था वहां पे. तो ये सैटेलाइट इमेजेस बेसिकली क्या दिखाती हैं, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सैटेलाइट इमेजेस ये दिखाती हैं कि ईरान ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया है. ईरान ने स्टार्टेड. ये इमेजेस पुरानी हैं, ये लेटेस्ट इमेजेस नहीं है दोस्तों. प्लीज डोंट थिंक दैट ये आज की हैं, जून की है ना. दीज आर ओल्डर इमेजेस, कुछ महीने पुरानी हैं. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे ऑलरेडी न्यूक्लियर का काम शुरू कर दिया. मैं आपको और इमेजेस दिखाता हूं. अब ये देखिए, नो मटेरियल प्रेजेंट. ये पिकैक्स माउंटेन, ये नो मटेरियल प्रेजेंट. पर अगर आप इधर को देखें, ठीक है, ये सेम चीज है. ये नो मटेरियल प्रेजेंट लिख रहा है, यहां पे मटेरियल पार्शियली ब्लॉकिंग टनल एंट्रेंस. नो मटेरियल प्रेजेंट. अब ये कह रहा है मटेरियल पार्शियली ब्लॉकिंग टनल एंट्रेंस. हेलेशन फ्रॉम वाटर ड्रेनेज. ये देखिए साहब, यानी कि सूरत बदलते हुए दिखाया है कि क्या हो रहा है यहां पे एक्टिविटी है. तो दोस्तों आज हमने 4 स्टोरीज आपको बताई, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी स्टोरी है ना आज की, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेटबैक्स फेस करे पॉलिटिकली, वो एक बात है, वो तो पॉलिटिक्स है, आती जाती है. जिस तरीके से इजराइल ने अमेरिका को बोल दिया
मुंह पे बोल दिया कि वील हैव टू गेट रिड ऑफ आवर डिपेंडेंस ऑन द यूएस, मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मजेदार लगा, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।